लेकिन 2022 में ऐसा लगा कि शायद बीएसपी यहाँ पर बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जिस तरह से लगभग सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन उसके बावजूद भी महज एक आध सीट पर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है, जिससे ये साबित हो गया कि अब यूपी में कहीं ना कहीं जो सियासत थी, राजनीति थी मायावती की, वो अब सिमटने लगी है कि मिलकर वो बहुत ज़्यादा बीजेपी को चुनौती देने में सक्षम है, ज़मीनी स्तर पे भी, संगठन के स्तर पे भी और राजनीतिक मजबूत। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 2024 का चौकीदार कौन। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, यानी कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अगर आपको दिल्ली पहुंचना है, अगर प्रधानमंत्री अपनी पार्टी से बनाना है, तो पहले यूपी को फतह कीजिए। और 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में 325 सीटों पर जीत दर्ज करके 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने यह संदेश साफ कर दिया था कि वो इस दफा कुछ और भी बड़ा करने वाली है। इसके बाद 2022 विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने खेला कर दिखाया और 271 सीटों पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। इसके बाद अब 2024 के जो लोकसभा चुनाव है वे नजदीक आ रहे हैं। इस बीच यहां पर यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी, यहां पर बड़ी पार्टी, यहां पर उत्तर प्रदेश की बहुजन समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं सियासत में अब अपनी वापसी कर ली है। खबर आ रही है कि यहां पर 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी की 17 आरक्षित सीटों को अब यहां पर मायावती साधने वाली है। बता दें आपको कि 80 लोकसभा सीटें यूपी में आती है, जिनमें से 17 सीटें आरक्षित हैं और उन 17 आरक्षित सीटों में से 14 सीटों पर 2019 में बीजेपी को जीत दर्ज हुई थी। अब यहां पर जिस तरह से मायावती ने प्लान तैयार किया है और अब रणनीति आगे यहां पर वे चलने वाली है कि 17 लोकसभा सीटें जो यूपी में आरक्षित हैं उन्हें साधा जाए। तो यहां पर यही सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि मायावती यहां इस दफे अपना जो परफॉर्मेंस जो पार्टी का रहेगा, क्या वो यूपी की सियासत में वापसी कर पाएगी, क्या वो केंद्र की सियासत में अपना दबदबा और बढ़ा पाएगी, और क्या वो यहां पर इंडिया गठबंधन को भी झटका दे पाएगी। और उसके साथ यहां कई सवाल हैं जो इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार खड़े हो रहे हैं, और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम न्यूज रूम में मौजूद अपने ही साथियों से जानेंगे। अमन जी हमारे साथ है। पहले अमन जी से शुरुआत करते हैं कि अमन जी, 17 आरक्षित सीटें हैं यूपी में 80 में से, और उनके लिए मायावती ने अपना प्लान अब जो चल दिया है, तैयारी शुरू कर दी है। तो जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनावों में 10 सीटों पर मायावती की बीएसपी को जीत दर्ज हुई थी, लेकिन जो 2022 के विधानसभा चुनाव थे, पार्टी वहां पूरी तरह से सिमट गई। तो जो अब यहां रणनीति मायावती लेकर आई है, क्या वो लोकसभा से वापसी कर पाएगी यूपी में, या 2022 के विधानसभा चुनाव वाला हाल हो सकता है? देखिए, बिल्कुल मायावती का जिक्र आप कर रहे हो। जाहिर बात है कि उनकी सियासी ज़मीन की अगर बात करें तो वो यूपी है, और यूपी में उनकी जिस तरह की पार्टी का हमने प्रदर्शन देखा है लगातार, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हर एक चुनावों में 2019 से पहले, आई थिंक, या 2014 से पहले आप कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थिति थी, लेकिन 2019 के बाद आते आते तो पूरी तरह से लड़खड़ा गई है एक तरह से देखा जाए, और पूरी तरह से कहीं ना कहीं पूरा जो पार्टी है वो कह सकते हैं कि संगठन नज़र नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि 2019 में जब सपा के साथ में गठबंधन हुआ, उस समय जो है 15 सीटें इस गठबंधन को मिली, जिसमें 10 सपा बसपा के हिस्से आई तो 5 सपा के हिस्से आई। उसके बाद जो है बसपा ने दोनों के उसका जो अलगाव हो गया और बसपा और सपा दोनों अलग हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि 2019 में 10 एमपी सीट बीएसपी के पास थी, लेकिन 2022 में ऐसा लगा कि शायद बीएसपी यहाँ पर बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जिस तरह से लगभग सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन उसके बावजूद भी महज एक आध सीट पर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है, जिससे ये साबित हो गया कि अब यूपी में कहीं ना कहीं जो सियासत थी, राजनीति थी मायावती की, वो अब सिमटने लगी है। उसका जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा संकुचित हो गया, और यही वजह है कि लगातार मायावती का जो पॉलिटिकल अस्तित्व है, तमाम सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं, राजनीति जो जानकार हैं, कि भाई अब जो मायावती हैं ये सीधे तौर पर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी की आप कह सकते हैं कि बीजेपी को समर्थन या साथ देती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सीटें थी जहां पर 2022 की बात करें तो जहां पर सीधे तौर पर मायावती की वजह से बीजेपी को जीत मिली। तो लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया कि बी टीम की तरह काम कर रही है मायावती। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई आने वाले लोकसभा चुनाव में मायावती सीरियस हैं? 17 सीट आपने जिक्र किया, वाकई ये आरक्षित सीटों पर अच्छा खासा उनका दबदबा रहता था 2014 से पहले की अगर बात करें, लेकिन हाँ, उसके बाद उनका वो मैजिक जो कह सकते हैं कि एक समय दलित वोट बैंक में अच्छा खासा पकड़ थी, वो कहीं ना कहीं मिस हुआ है, और वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से छिटक गया है। तो ऐसे में 2023 का जो 24 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें महत्वपूर्ण बात ये होगी देखने वाली कि क्या मायावती उन तमाम सीटों पर एक बार फिर से अपना वोट बैंक हासिल करके 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, क्या 2019 के मुकाबले के या उसके आसपास जो है सीटें
जो है एक तरीके से हासिल कर सकती हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात होने वाली है। क्योंकि मायावती यूपी के लिहाज से एक बड़ा चेहरा है, यूपी के लिहाज से एक बड़ा नाम है, कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, सपा से लेकर कांग्रेस तक, बीजेपी तक उनके गठबंधन रह चुके हैं। तो ऐसे में वो जानती हैं, यूपी की समझ रखती हैं पूरी पॉलिटिकल अगर देखा जाए। और ऐसे में अगर दोबारा खुद को वो खड़ा होने का प्रयास कर रही हैं, पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं, तो कितनी उसमें सफल होती हैं, ये देखना आने वाले दिनों में दिलचस्प होने वाला है। इस बात का आपने यहाँ पर जिक्र किया कि जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनावों में 10 सीटें जीतने में कहीं ना कहीं मायावती कामयाब हुई थी, लेकिन 22 में कहीं ना कहीं पार्टी पिछड़ गई। और ये बात कही जा रही है कि मायावती अब जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है। तो जैसे कि यहाँ पर अब देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं लगता है कि मायावती अब अपनी सक्रियता बढ़ा रही है सूबे की सियासत में, और 24 को भी कहीं ना कहीं वो साधना चाहती है। तो अगर यहाँ पर मायावती चुनावी मैदान में उतरती है 24 के, तो क्या वो बीजेपी को नुकसानदायक होगा या इंडिया गठबंधन को? क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहा है। देखिए बिल्कुल, और मैं अगर कहूँ तो सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा होगा अक्षय, क्योंकि अगर हम देखें 2022 का चुनाव जिस तरह से लड़ा गया उसमें सीधे तौर पर सपा को नुकसान हुआ, सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा हुआ। तो ऐसे में महत्वपूर्ण बात यही है कि मायावती का रोल क्या रहने वाला है। पहली बात तो इस पर ही जो है चर्चा होने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि मायावती ने पहले ये कहा कि भाई मैं ना इंडिया के गठबंधन के साथ हूँ ना बीजेपी के साथ हूँ, लेकिन उनके कई सारे बयान, कई सारी उनकी एक्टिविटी ऐसी है जो ये बताती हैं कि उनकी करीबी जो है वो बीजेपी के साथ ज़्यादा नजर आती है। तो ऐसे में क्या 2024 आते आते क्या उनकी नज़दीकी जो है बीजेपी के साथ में और बढ़ जाएगी? क्योंकि ये लगातार सुनने को मिल रहा है कि जो गठबंधन में जा सकती है मायावती बीजेपी के साथ में। तो ये देखने वाली बात होगी कि अगर वो गठबंधन में जाती हैं तो कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ती हैं, और अगर गठबंधन में वो नहीं जाती हैं तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती हैं। तो ये कई सारे मसले हैं जिसको लेकर अभी तय होना बाकी है। अभी जो है 2024 की जो कह सकते हैं शुरुआत, जब अगले जनवरी से शुरुआत होगी तो उस समय पॉलिटिकल माहौल पूरी तरह से यूपी समेत पूरे देश में बनता हुआ नजर आएगा 2024 को लेकर। तो उस वक्त मेरे ख्याल से जो मायावती हैं वो ज़रूर कोई बड़ा फैसला करेंगे कि आखिर उनको किस तरफ जाना है या फिर खुद की राह चुननी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि खुद की राह चुनना अब उनके लिए उतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर सुना आपने अमन जी का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बीते चुनावों में बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि मायावती और बसपा अब जाकर यहाँ पर सूबे की सियासत में फीकी पड़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर वो 2024 के लोकसभा चुनावों में उतरती है तो वो एक बार फिर से बीजेपी को फायदा पहुंचाती हुई हमें नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर वो यहाँ पर 24 में तमाम सीटें जो यूपी की है उन्हें अगर साधेगी तो इंडिया गठबंधन को भी नुकसान यहाँ पर हो सकता है। इंडिया गठबंधन का जिक्र है, अबरार हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि अबरार, इंडिया गठबंधन का जिक्र आता है, यूपी का जिक्र आता है, तो जिक्र यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो टकरार हुआ उसका आता है, और जिक्र यहां पर इस बात का भी आता है रायबरेली और अमेठी का। तो क्या अगर समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी यानी कांग्रेस का जो टकरार है वो कम नहीं हुआ तो क्या इस दफे अमेठी के साथ साथ यहां रायबरेली में भी कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? देखिए, कांग्रेस का नुकसान पूरे उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है, क्योंकि पिछली बार जो आपने देखा था चुनाव में जिस ढंग से प्रियंका गांधी लगातार जो है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दे करके पूरे प्रदेश में घूम रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नतीजों के रूप में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सिमट करके रह गई। यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है उससे भी आप कह सकते हैं कि उनका जो नतीजा रहा वो खराब रहा, उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं से भी उभरती हुई नजर नहीं आती, पूरी तरीके से सिमट करके रह गई है। रही बात क्षेत्रीय दलों की, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, तो बहुजन समाज पार्टी भी इस वक्त अगर देखा जाए तो कहीं से भी सक्रिय नजर नहीं आती है। खुद मायावती के बयान हम कभी कभी जो है सुनते हैं वो भी ट्वीट के माध्यम से। तो इस तरीके से अगर राजनीति आपकी होगी तो जाहिर सी बात है कि जो आपका जो वोटर्स है, जो लगातार आपके समर्थन में खड़ा रहा है हमेशा हर चुनाव में, हर परिस्थिति में, वो कहीं ना कहीं मायूस होता है और दूसरे विकल्पों की तरफ वो कहीं ना कहीं रुख करता है। और इस समय अगर देखा जाए तो मायावती कहीं ना कहीं सिमटती चली गई, लगातार उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीतिक सक्रियता जो है वो नज़र नहीं आई। और इस समय अगर देखा जाए, जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात आपने की, इंडिया अलायंस में अगर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ये सब मिलकर के अगर चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये फॉर्मूला इससे पहले भी अपनाया जा चुका है और उसका नतीजा क्या रहा था ये सभी लोग बखूबी जानते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव के जो वोटर हैं, जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, वो एक अलग मानसिकता के हैं, वो अलग तरीके की राजनीति को पसंद करते हैं। कांग्रेस पार्टी का वोटर्स अलग है, वो अलग तरीके की राजनीति को पसंद करता है। और बहुजन समाज पार्टी जो है उसका
का जो वोटर्स है वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है। तो मुझे लगता है कि 2024 में अगर फिर से एक साथ आकर के ये चुनाव में उतरते हैं तो भाजपा का सीधे तौर पर फायदा होगा, और अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी भाजपा का ही फायदा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो एक कड़ी चुनौती ज़रूर दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन बहुजन समाज पार्टी या फिर अन्य दल जो है वो कहीं से भी इस रेस में नज़र नहीं आते। तो 24 के रण पर अबरार का कहना है कि जो 80 लोकसभा सीटें यूपी की हैं उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो बीजेपी को उन 80 की 80 सीटों पर चुनौती दे सकता है, ना कि यहां पर आरएलडी और बसपा भी कहीं ना कहीं इतनी मजबूत अब नजर नहीं आती जो यहां पर बीजेपी को 24 में चुनौती देती हुई नजर आए। राकेश जी हमारे साथ है, राकेश जी से एक सवाल लेंगे कि राकेश जी, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, और जब लखनऊ की बात आती है 80 सीटों की बात आती है तो क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी जो समय 66 सीटों पर विराजमान है उसे टक्कर देने वाला है 24 में? देखिए अक्षय, मेरे को तो जो अभी समीकरण दिख रहे हैं यूपी के, उसमें तो देखकर लग नहीं पा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो यूपी में सरवाइव कर पाएगी। कारण ये है कि जैसे मध्य प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव की तकरार हुई कांग्रेस के साथ, उसके बाद इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव किनारे करते दिखे। अभी हालिया एक फैसला समाजवादी पार्टी ने ये भी लिया कि जो 14 एंकर इंडिया गठबंधन की तरफ से बायकॉट किए गए थे, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अब हम उनके भी प्रोग्राम में या उनके द्वारा होस्ट किए जाने वाले प्रोग्रामों में भी भाग लेंगे, जिससे समाजवादी पार्टी अपना मत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। ये पहली बात। तो देखिए कहीं ना कहीं तकरार है, अब इकरार कैसे होगा ये आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने भी ये बोला कि हमारी 80 सीटों पर तैयारी पूरी है। तो अब बचा कौन? अगर आप आरएलडी की बात करें तो आरएलडी को मैं ये कहूँगा कि वो यूपी की पार्टी नहीं है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की पार्टी है, और उन कुछ जिलों में भी जो जनाधार है आरएलडी का वो लगभग समाप्ति की ओर है। अगर अखिलेश यादव से गठबंधन ना हुआ होता तो आरएलडी को भी उतना फायदा नहीं मिलता। उस रूप में जयंत चौधरी अपने पिता की तरह बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखते नहीं हैं। तो ये जो पूरा समीकरण अब ये मायावती पर, तो मायावती लग नहीं रहा है कि अभी किसी को अपने साथ आने देंगी या वो खुद भी जाएंगी, लेकिन राजनीति है, बुआ और बबुआ का भी समीकरण हम लोगों ने देखा, तो हो सकता है मायावती अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में मुझे लग रही है कि इंडिया गठबंधन जैसे जैसे चुनाव पास में आएगा तो जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन की मजबूती रहेगी उस हिसाब से। तो और दूसरी ओर अगर आप बीजेपी को देखें तो बीजेपी के साथ जो दल है, आप खुद भाजपा पूर्वांचल से लेकर अवध तक बहुत मजबूत स्थिति में है, और पूर्वांचल से लेकर अवध तक लगभग 45 सीटें कवर होती है। उसके बाद जो ये आप समझिए अपना दल, अनुप्रिया पटेल, वो बीजेपी के साथ है। ओपी राजभर, एक 6 विधायक हैं अभी उनके सांसद, तो उनका भी अपना एक वोट बैंक है। संजय निषाद एक अपना वोट बैंक है। तो एक छोटे छोटे दलों को लेकर एक बड़े जातिगत समीकरण को साधने के प्रयास में है बीजेपी। तो अभी हालिया जो समीकरण मैं देख पा रहा हूँ, उस समीकरण को देखकर मुझे ऐसा अनुभव नहीं हो पा रहा है कि सपा और कांग्रेस और आरएलडी मिलकर, क्योंकि जयंत चौधरी की भी अभी नाराज़गी आहे बगाहे सामने आ जाती है कि मिलकर वो बहुत ज़्यादा बीजेपी को चुनौती देने में सक्षम है, ज़मीनी स्तर पे भी, संगठन के स्तर पे भी और राजनीतिक मजबूती के स्तर पे भी। एक छोटा सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगा कि 24 के लिए यहाँ जिक्र चल रहा है यूपी का, और यूपी में यह बात चल रही है मायावती की भी। तो मान लीजिए कि अगर यूपी में मायावती साथ आ भी जाती है इंडिया गठबंधन की, तो क्या फ़ायदा मिल सकता है गठबंधन को? देखिए मायावती के इंडिया गठबंधन के के भीतर आने के बाद भी कितना फ़ायदा मिलेगा, मैं उसको लेकर बहुत संशय में हूँ। मायावती का एक जो जाटव वोट बैंक था, दलित वोट बैंक था, वो खुद छिटक गया है मायावती से। आगरा जो सीट है, आगरा जो है क्षेत्र, वहाँ पे जितनी विधानसभा आती हैं, वहाँ एक समय था कि और क्योंकि वहाँ पर जाटव वोट बैंक बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो एक समय था कि आगरा की सभी विधानसभाओं पर मायावती का एक तरफा परचम होता था। वो एक दौर था जब लोगों ने एक बदलाव की राजनीति को सोचते हुए मायावती पर भरोसा दिखाया, लेकिन मायावती ने एक व्यापक स्तर पर राजनीति नहीं की, वो एक समुदाय की पार्टी बनकर अटक गई। इसी कारण से मायावती का यूपी में उस तरीके से व्यापक स्तर पर हमने
चढ़ाव देखा नहीं, वो बहुत जल्दी चढ़ी। उससे पहले काशी राम के साथ स्थिति ये थी कि उनकी जो एक तरीके से एक्सेप्टेंस थी वो व्यापक स्तर पर थी। उनको हर समुदाय समझता था और हर समुदाय के साथ उनकी पकड़ थी, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, दलित समुदाय हो, यादव हो। लेकिन मायावती के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बाद ना जब मायावती की सरकार आई तो स्वर्ण जातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों ने इस बात को अनुभव किया कि जो अति पिछड़ा वर्ग है उन्होंने जरूरत से वो एक मतलब शोषण करने वाले लहजे में आ गए, और वो लोगों को, बाकी समुदाय या जातिगत लोगों को ये डर लगने लगा। अब देखिए उस समय ये जो SC ST रूल्स कई सारे आए। देखिए किसी भी समुदाय को दबाने, उभारना एक राजनीतिक दल की चेष्टा होनी चाहिए। उसको उभारते हुए किसी दूसरे दल या दूसरे समुदाय को दबाने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए। काशीराम इस तरह की राजनीति नहीं करते थे। काशीराम ने दलित समुदाय के उद्धार के लिए काम किया, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बात की। लेकिन अब उसके बाद मायावती को काउंटर करने के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण आ गए हैं। उनकी भी राजनीति एक तरीके से अग्रेसिव राजनीति है। उनके पास भी ब्लूप्रिंट नहीं है कि किस तरीके से, अगर देखिए यूपी में अगर इतनी अच्छी स्थिति मायावती के आने के बाद SC ST की होती तो आज भी सबसे न्यूनतम शिक्षा पद्धति, शिक्षा स्तर पर वो लोग हैं। GRP जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है SC ST का सबसे ज़्यादा डाउन है यूपी के अंदर। तो ये तमाम समस्याएं तो अभी भी बरकरार है ना। आपने शासन किया, आपने दलित समुदाय के नाम पर शासन किया, लेकिन समस्याएं तो तटस्थ है ना। तो आपने क्या किया? आप क्या सिर्फ इसलिए आई? देखिए किसी को, अगर मैं भूखा हूं तो मेरे को आप हवाई जहाज में बिठा दीजिए, उससे मतलब नहीं है। आप मेरा उद्धार कैसे करेंगे? आप मुझे मेरा उद्धार करेंगे अवसर प्रदान करके, कि आप मुझे रोजगार का अवसर दें कि मैं रोटी कमा सकूं। लेकिन ये स्थिति बनी नहीं। तो इस वजह से मायावती अब यूपी की राजनीति में मैं कहूँगा कि अपने उतार की तरफ है, और अब कितना ज़्यादा रसातल में जाएगी मायावती की राजनीति, ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पर सुना आपने राकेश जी को, 24 के लिए उन्होंने यूपी में जो पूरा समीकरण है राजनीति का वो उन्होंने एक बहुत हद तक साफ किया। यहाँ पर उन्होंने मायावती का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं वो राजनीति मायावती की नहीं है जो एक वक्त में पार्टी के संस्थापक काशीराम की हुआ करती थी। इसके अलावा तमाम चीज़ों को यहाँ पर जिक्र किया। बहरहाल अब देखना है कि जिन 17 लोकसभा सीटों को, जिन 17 आरक्षित लोकसभा सीटों को साधने की कवायद में मायावती बढ़ चुकी है, क्या उसमें उन्हें कुछ यहाँ सफलता मिलती हुई नजर आती है? फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।